हेलो, हाय, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अभी तक हम लोग जो हैं पढ़ चुके हैं करेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था करेंट और वोल्टेज को, और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसे हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है एसी में भी अप्लाई होता है, डीसी में भी अप्लाई होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कैलकुलेशन करने में बहुत ही ये उपयोगी है। और इसके बिना करंट जो है का यूटिलाइजेशन जो है उसका सही उपयोग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे बहुत ही छोटा सा लॉ है, बहुत ही बेसिक लॉ है, फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ आप कह सकते हैं पूरे इलेक्ट्रिसिटी में। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको कवर करते हैं और देख लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ पे, और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इतने सारे टॉपिक वाइज कवर करने वाले हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ओम्स लॉ से, और उसके स्टेटमेंट को पहले देखते हैं और उसके बाद हम लोग एक एक करके उसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए पहले इसका स्टेटमेंट है क्या उसको देख लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, ओम्स लॉ कहता है ये कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ पे दबाव डाला जाएगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा वो वर्क करेगा, है ना। मतलब जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, तो उस वहाँ पे ये वहाँ क्या लगभग बहुत सारी जगह पे आप प्रैक्टिकली एनालाइज कर सकते हो। आप एक कंपनी में वर्क करते हो, आप पे अगर प्रेशर नहीं डाला जाएगा, और जाहिर सी बात है डाला जाता ही है ज़्यादातर जगहों पे, तो तभी आपका आउटपुट जो है वो ज़्यादा आता है। और तो सेम टू सेम ऐसा ही है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो होता है वोल्टेज। यहाँ पे प्रेशर का काम करता है वोल्टेज, और जो हमारा वर्क आउटपुट है वो है करंट। ठीक है, तो सिंपल सी ओम्स लॉ एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जितना ज़्यादा दबाव डाला जाएगा, जितना ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। स्टेटमेंट देख लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने क्यों कहा है इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार स्टेटमेंट को समझ लें। At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. ओके, क्या कह रहा है कि क्या होगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, और कई जगह पे फिजिकल कंडीशन भी लिखा रहता है। केवल टेम्परेचर नहीं, हम लोग को वायर का लेंथ या कंडक्टर का लेंथ भी, उसका थिकनेस, ये सब को भी, और उसके मटेरियल को भी नहीं चेंज करना रहता है। तो कई जगह आप देखिएगा ऐसा कि लिखा रहेगा एट फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। तो खैर कई बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो हमने ऐसा ही कवर कर लिया है। ठीक है, तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब चेंज होता है तो किसी भी मटेरियल का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो बदल जाता है, जिसके कारण उसका जो करंट फ्लो में रुकावट डालने का जो गुण होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो बदल जाता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो देखिए हम लोग को करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि वाटर टैंक से एक एनालॉजी लेते हैं। जैसे यहाँ तक पानी है और क्या हो रहा है, ये हायर पोटेंशियल को डिनोट करता है, और ये जो है ये लोअर पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, दो पोटेंशियल है हमारे पास, एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल। तो करंट इन दोनों के बीच जितना ज़्यादा गैप रहेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर रहेगा, और उतनी तेज़ी से जो है वाटर फ्लो होगा, है ना। ऐसे वायर का जो थिकनेस है, मतलब उसका डायमीटर है, वो भी मतलब
डिसाइड करेगा कि कितना तेज़ी से वाटर फ्लो होगा। लेकिन हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि क्या होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही इसका मोटाई चेंज होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, लेंथ भी नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जितना ज़्यादा इससे प्रेशर डाला जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। सेम कंडीशन ऐसा ही होता है अगर कोई रेजिस्टर है। अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर का सिंबल ऐसा होता है, और हम लोग क्या करेंगे, उस पर एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इस वोल्टेज को, मान लीजिए वेरिएबल वोल्टेज है, तो अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो करंट इसमें से बढ़ेगा, और इसको घटाएंगे, वोल्टेज का वैल्यू घटाएंगे तो करंट का वैल्यू जो है वो कम होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। अगर स्टेटमेंट पे अगर ध्यान दें तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक्चुअल में देखिए करंट जो होगा किसके प्रोपोर्शनल है, V के। और हम लोग जनरल तरीका में लिखते क्या है, हम लोग लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दोनों के पीछे का लॉजिक अगर हम लोग देखना चाहें तो ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, और ये जो है ये सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। इसका क्या मतलब, तो लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये है कि जब क्या होगा, जब बैटरी, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टर है और यहाँ पे बैटरी सप्लाई किया जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जितना वोल्टेज इसका है उतना ही वोल्टेज इसके एंड पे भी जनरेट होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। जितना वोल्टेज बैटरी का है सेम उतना ही वोल्टेज ड्रॉप अगर एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है तो आना ही चाहिए, और आएगा ही, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जितना ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। ठीक है, कहाँ के वोल्टेज पे, इसके वोल्टेज पे या इसके एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे बोले कि ये जो है ये सोर्स के हिसाब से लिखा गया है और ये जो है लोड के हिसाब से लिखा गया है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा ना। सोर्स का मतलब बैटरी डिसाइड कर रहा है यहाँ पे कि कितना करंट फ्लो होगा, और ज़्यादातर जो स्टेटमेंट रहता है हमारा जो बुक में आपको इस फॉर्म में मिलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जब आप आगे पढ़िएगा हम लोग जब सीरीज सर्किट देखेंगे, सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में देखिएगा क्या कि इस टाइप का दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर जुड़ा होगा, तो इसमें सपोज इसका वैल्यू है R1 और इसका वैल्यू है R2, और इससे होके क्या हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर V1 है तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR1 आएगा, और V2 अगर इसके एंड के क्रॉस वोल्टेज है तो V2 इज इक्वल टू IR2 आएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसके एंड पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है वो लोड को ध्यान में रख के लिखा गया है, और ऐसा रिलेशन जो है वो ओम्स लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा भी है हम लोग जैसे शुरू से कवर करते आ रहे हैं वैसा ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए हमारे पास अब क्या है, तो एक जनरल तरीका हमारा क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि तो देखिए क्या होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर दो चीज़ें प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक का वैल्यू अगर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे कि इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं जितना ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा उतना ज़्यादा तेज़ी से वाटर फ्लो होगा। यहाँ पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर यहाँ पे हाइट से डिटरमाइन होगा। ठीक है, वाटर लेवल कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रेशर का वर्क करता है।
तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया जाएगा उतना ज़्यादा मतलब पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर आप हर एक कंडीशन में V/I निकालें, है ना, जितना जैसे V और I निकालेंगे आप हर एक सिचुएशन में, तो आपको क्या मिलेगा कि उसका वैल्यू हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगा, है ना। आप V और I का अगर वैल्यू निकाले, रेशियो निकाले V/I का, तो ये हमेशा एक फिक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे R से डिनोट करते हैं इस रेशियो को, और हमारा जो रिलेशन आता है V=IR आता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, V=IR आता है, वेयर R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट्स SI यूनिट इज ओम, है ना। तो यहाँ पे जो ये R है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो V और I का रेशियो है। हमेशा आप वोल्टेज बढ़ाओगे, अगर मान लीजिए कि 2 टाइम्स हम वोल्टेज कर दिए तो करंट भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ताकि हमारा ये रेशियो जो है ये दोनों कैंसिल आउट, तो स्टिल ये रेशियो जो है V/I के द्वारा जितना आया उसी के बराबर रहा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। और यहाँ पे जो R है वो क्या है, रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, और ये वो प्रॉपर्टी है एक मटेरियल का जिसके कारण वो क्या करता है, करंट फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है ना। जितना ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा सेम कंडक्टर पे, कंडक्टर को आपको चेंज नहीं करना है, कंडक्टर में भी रेजिस्टर, और वो क्या हो सकता है, वो एक कोई भी कंडक्टर वायर भी हो सकता है। ठीक है, यूजुअली हम लोग जब बात करते हैं तो रेजिस्टर की ही बात करते हैं, तो रेजिस्टर के क्रॉस जितना ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो उससे होके क्या होगा, करंट फ्लो होगा, है ना। जो हमारा सर्किट होता है, जो प्रैक्टिकल सर्किट है, इस टाइप का कुछ बनाया जाता है। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रियोस्टैट लगाते हैं, जो हमने लेक्चर 1 में देखा था, वहाँ पे रियोस्टैट लगाते हैं जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टर है जिसके क्रॉस हम लोग को वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं ताकि हमारे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग पता कर पाएँ, और एक वोल्ट मीटर इस लोड के क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाला जो होगा, ये वाला भी जो होगा वो इस I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये वाला जो भी होगा, है ना, क्योंकि ये लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम लोग, है ना। करंट के हिसाब से अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो I इसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा, I जो होगा इस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर इस जगह पे देखें तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो इस करंट के प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए उस टाइप का हमारा रिलेशन आता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सेपरेट एक वीडियो में बना के दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिकली कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं वो भी हम लोग देख पाएंगे। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि इतना से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओम्स लॉ जो है वो क्या करता है, वोल्टेज और करंट के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसे वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे उसको भी चलिए देख के ही चलते हैं, और फिर हम लोग रजिस्टर पे चलेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने क्या किया है, एक सर्किट बनाया है। सर्किट कैसा बनाया आपने, सर्किट बनाया ऐसा, है ना। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक रजिस्टर लगाना होगा, उसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाना होगा जो इसके इस टर्मिनल के बीच कितना वोल्टेज आ रहा है उसको मेजर कर पाए। ठीक है, एक एमीटर लगाएंगे सीरीज में पूरे सर्किट के या इस लोड के सीरीज में, ताकि इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग जान पाएँ। और यहाँ पे एक बैटरी है, और यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम लगाए हैं रियोस्टैट, जिसको हम लोग इधर उधर करके क्या करेंगे, इस जगह पे वोल्टेज का वैल्यू बदलेंगे, और उस समय हम लोग करंट का वैल्यू देखेंगे कि क्या आ रहा है ना। आगे चल के जब आप देखिएगा एक सीरीज सर्किट में, मान लीजिए कि एक सीरीज सर्किट है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस टाइप का सर्किट को हम लोग सीरीज सर्किट कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ने भी वाले हैं, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो रेजिस्टर है, सपोज R1 है और ये R2 है। हम लोग जब एक V वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा यहाँ पे, और उसके कारण इसके क्रॉस वोल्टेज V1 आएगा और इसके क्रॉस वोल्टेज V2 आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या कि V जो होगा V1 और V2 के एक सम के इक्वल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक सीरीज सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस लगा रहता है उसके टर्मिनल पे के क्रॉस जो वोल्टेज का जो डिफरेंस मिलता है उसको ऐड करने पे हमेशा वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वोल्टेज को वैरी करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा सर्किट बनाएंगे, तो दो रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टर ये है और एक रेजिस्टर ये है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे तो कुछ वोल्टेज, सपोज यहाँ पे V1 आया और यहाँ पे क्या आया V2, तो V1 प्लस V2 जो है वो क्या हो जाएगा, इस V के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग इसका वैल्यू बढ़ाएंगे, है ना, बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, V2 का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली है कि ये दोनों को जोड़ के हमेशा भी आना है, तो ये यहाँ का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जब घटाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज का वैल्यू घटेगा, तो यहाँ का वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा, ताकि दोनों जोड़ के फिर से भी आए, है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वेरिएबल रेजिस्टर अप्लाई करके वोल्टेज को यहाँ पे वेरी कराते हैं, और हम लोग सर्किट के रेजिस्टेंस को जो है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे बदल रहा है, मतलब उसका इफेक्ट हम लोग फिर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एक ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है कि वेरीफाई करने के लिए ओम्स लॉ को। तो हम लोग क्या किए, सपोज हम लोगों ने रेजिस्टेंस को इस टाइप से वैरी किया, और पहली बार हम लोग वैरी कर रहे हैं और वोल्टेज जो है वो आया 0.85 वोल्ट, है ना। यहाँ वोल्ट मीटर का रीडिंग हमने नोट किया 0.85 वोल्ट, इसको वैरी करा के उस समय हम लोग एमीटर का जो रीडिंग देखे तो उस समय हमको कितना आया, 0.05 एम्पियर। ठीक है, इतना आया। फिर से हमने इसको वेरी कराया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे रीडिंग दिखाया कितना, इतना, और दूसरे पे दिखाया इतना। से प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे इसको अलग सेपरेट वीडियो में, लेकिन हम लोग थोड़ा सा थ्योरी इसका देख लेते हैं। फिर से हमने तीसरी बार इसको वेरी कराया, सपोज इसका वैल्यू जो आया 3.5 आया, इसका वैल्यू आया 0.20। नेक्स्ट टाइम इसका वोल्टेज का जो वैल्यू इतना, करंट का वैल्यू इतना, उसके नेक्स्ट इतना और इतना, है ना। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ से इसको वैरी करा करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू और यहाँ से एमीटर से करंट का वैल्यू नोट कर रहे हैं। तो आप देखिएगा क्या कि V/I का अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं इस कंडीशन में, मतलब ये है V और ये है मान लीजिए V1/I1, है ना। तो V1/I1 का वैल्यू जो होगा वो निकालिएगा तो आपको कितना आएगा, इतना आया सपोज, है ना। ये इस कंडीशन में V2/I2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी इतना आया, V3/I3 निकालेंगे इतना आया, V4/I4 इतना, और V5/I5 जो है इतना आया। ठीक है, तो हर एक कंडीशन में देख रहे हैं तो लगभग हमारा वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, 17 के अप्रॉक्स आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू 17 ही हर एक कंडीशन में आए, है ना। हो सकता है कि किसी में वैल्यू 17 पॉइंट समथिंग आ जाए और किसी में 16.9 के आसपास आए। तो एक रेंज में करंट, कभी भी आप एक ही करंट को, एक ही सर्किट में बहने वाले करंट को अलग अलग समय में, है ना, विद इन सेकेंड में भी अगर आप मेज़र कीजिएगा तो हमेशा जो है वैल्यू जो है कुछ ना कुछ वैरी करके ही आएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लगभग सेम वैल्यू आना चाहिए, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू आना ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एक्सेस लिया, वोल्टेज को इस एक्सेस पे प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, और करंट को इस एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कैसे प्लॉट करते हैं आपको पता है ना। सपोज 0.85 कहीं पे यहाँ पे आया, है ना, उस समय करंट कितना है 0.05, है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो मार्किंग होना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए, इसमें उस टाइप से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो मार्किंग होना चाहिए उस टाइप से होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच जो आएगा ग्राफ वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना।
स्ट्रेट लाइन कैसा भी आ सकता है, उसका जो इंक्लिनेशन होगा इस एक्सिस के साथ या इस एक्सिस के साथ ना, झुकाव जो है वो अलग अलग आ सकता है। जिसका जितना झुकाव होगा वो डिसाइड करेगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। सपोज जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को इस एक्सिस पे प्लॉट किए हुए हैं और करंट को इस एक्सिस पे प्लॉट किए हुए हैं। तो मान लीजिए कि अब ये चेक करना हो हम लोग को कि ये रेजिस्टेंस सपोज R1 को डिनोट कर रहा है, ये R2 को, ये R3 को, और ये है हमारा R4। पूछेगा बताइए कि किस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक या तो हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या फिर वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना। अगर एक ही ग्राफ को प्लॉट करना है आपको, अगर ये समझना है कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, तो आप चाहो तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सब मतलब एक पैरेलल लाइन इस एक्सिस के। तो आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू मान लीजिए कि V है ना, या V डैश है, कुछ भी मान लीजिए। तो और यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इसी वोल्टेज के लिए ये वाले ग्राफ से हम लोग को करंट का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ I1 मिल रहा है, इसके लिए हमको मिल रहा है करंट का वैल्यू I2, इसके लिए I3 और इसके लिए I4। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, पहले वाले के लिए अगर देखा जाए तो V डैश बाई R1, सॉरी V डैश बाई, अगर R का अगर रिलेशन देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, ओम्स लॉ से V इक्वल्स है हमारे पास IR, तो R इक्वल्स आएगा V बाई I। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, तीनों कंडीशन के लिए हम लोग प्लॉट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, जैसे पहले वाले सिचुएशन में हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, V डैश बाई I1। R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो V डैश बाई I2। R3 का वैल्यू आ जाएगा V डैश बाई I3, है ना। ऐसे ही R4 का वैल्यू आ जाएगा कितना, V डैश बाई I4। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि हर एक में ऊपर वाला जो वैल्यू है सब में सेम है, और यहाँ I1, I2, I3 यहाँ से कंपैरिजन कीजिए। I1 का वैल्यू क्या है, छोटा है, I1 का जो वैल्यू है वो छोटा है, I2 का वैल्यू क्या है, बड़ा है, I3 उससे बड़ा है, I4 उससे बड़ा है। अगर सेम नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा वैल्यू से डिवाइड करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, वैल्यू छोटा आते जाएगा, है ना। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है हर एक सिचुएशन में, तो 10 है तो क्या वोल्टेज का वैल्यू मान लीजिए 10 है, तो 10/2 मान लीजिए, उसके बाद 10/5 मान लीजिए, 10/8 मान लीजिए, 10/12 मान लीजिए, है ना, ऐसा कुछ। तो क्या देखिएगा, इसका वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा आएगा, इसका वैल्यू से कम, फिर कम और फिर कम, है ना। वोल्टेज फिक्स है और करंट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो क्या होगा, R1 जो होगा वो, R1 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, R1 जो होगा वो बड़ा होगा इस सिचुएशन में R2 से, फिर R2 R3 से, और R3 जो है वो R4 से। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा, मतलब जितना ज़्यादा ये ऐसा होगा, इंक्लिनेशन कम होगा इस एक्सिस से, ठीक है, झुकाव जितना कम होगा या इधर से ज़्यादा होगा, उतना रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। कब, जब वोल्टेज जो है इस एक्सिस पे हो और करंट इस एक्सिस पे हो। लेकिन अगर इसी को इंटरचेंज कर दिया जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं करंट को कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वो लोग करंट को क्या करें, इस एक्सिस पे प्लॉट नहीं करके, बहुत सारे सिचुएशन में ज़्यादातर मैंने जो देखा है, आई को ज़्यादातर इस जगह पे रखा गया है और वोल्ट को जो है इस एक्सिस पे रखा जाता है। तो उस कंडीशन में जो झुकाव होगा, जितना ज़्यादा इधर की ओर होगा उतना रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा,
ज़्यादा होगा, है ना, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ऐसा, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। आपको सिर्फ ये जानना है कि ओम्स लॉ का जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा। ओम्स लॉ का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और वो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, है ना, जो ढाल होगा, वो क्या देगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा, है ना। हाँ, ऐसा आपसे ज़रूर पूछ सकता है कि आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐसा ग्राफ दे के बताएगा कि बताइए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। जैसे कि इस फिगर में अगर हम लोग चाहें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू सिर्फ ग्राफ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, क्या हम लोग अगर स्लोप का वैल्यू निकालें तो स्लोप का वैल्यू निकालने के लिए इसमें कितना चेंज आया और इसमें कितना चेंज आया, ये हम लोग पता करते हैं, है ना। सपोज यहाँ से ये 2 से 6 गया है, तो करंट में चेंज आया, डेल्टा आई जो है वो क्या है, ये आया है 6 - 2, तो ये आ गया 4 एम्पियर का चेंज आया करंट में। और वोल्टेज में कितना आया चेंज, तो वोल्टेज में जो चेंज आया वो देख रहे हैं हम लोग कहाँ से, 2 से गया है 6 तक, है ना। यहाँ से हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में यहाँ से यहाँ तक चेंज आया ग्राफ में। तो वोल्टेज में जो चेंज आया आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, वोल्टेज इस एक्सिस पे है, 2 से गया है 6 तक। तो 2 से 6 अगर बोले तो 6 - 2, फिर से ये भी क्या आएगा, 4 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हो जाएगा वो R = डेल्टा V बाई डेल्टा I, और इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, है ना। ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। तो इस टाइप से आप चाहो तो ग्राफ से भी क्या कर सकते हो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आपको बस ये करना है कि वोल्ट इस एक्सिस पे कितना चेंज आया और इस एक्सिस पे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कितना आया, उसका रेशियो निकालना है। V को ऊपर रखना है, I को नीचे रखना है ना। जो रेशियो आएगा वही जो होगा वो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब जो है रेजिस्टेंस क्या होता है और वो क्या क्या चीज़ से डिसाइड होता है, किन किन चीज़ों से उस पर प्रभाव पड़ता है, ये हम लोगों को जानना है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, और उस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, अपने से होके करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देता है ना। करंट के फ्लो में रुकावट डालता है, ठीक है। ऐसे ये रुकावट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर के भीतर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और वो जो क्या होगा, आपस में जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो आपस में कोलिजन होता है, टक्कर होता है। उस टक्कर के कारण कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। इसी टक्कर के कारण मतलब करंट इजीली फ्लो नहीं करता, इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, रेजिस्टेंस को जनरली हम लोग R से लिखते हैं, और इसका यूनिट जो है वो ओम होता है ना। ओम को हम लोग OHM करके लिखते हैं, या फिर हम लोग OHM कई जगह पे आपको लिखेगा। इसका जो सिंबल है कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ऐसा यूनिट है ये। अब करना क्या है कि आखिर एक जो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का, मटेरियल से ज़्यादा बेहतर होगा कंडक्टर का कहना, है ना, या रजिस्टर का कहना, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखिएगा क्या, अगर आप ज़्यादा लंबा रोड है ना, अगर कोई ख़राब रोड है तो जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगा। सेम कुछ ऐसा ही कंडीशन है, जितना ज़्यादा दूरी ट्रैवल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, उतना ज़्यादा उसको परेशानी आएगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो उसके लेंथ के, कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का क्या हुआ, लेंथ बढ़ा, ठीक है, मतलब कंडक्टर का लेंथ बढ़ा, उतना ज़्यादा जो है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, मीन्स
इसका मतलब ये है कि हम लोग रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को घटाएंगे तो घटेगा। अगर डबल कर दिए मान लीजिए लेंथ को, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो ये रिलेटिव चेंज हम लोग को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मोटाई भी बदल रहे हैं साथ साथ लेंथ भी बदल रहे हैं, तब आपको कैलकुलेशन करके देखना है। अगर बाकी चीज़ नहीं बदल रहे हैं, उसका मोटाई नहीं बदल रहे हैं, उसका मटेरियल अगर नहीं बदल रहे हैं, और उस कंडीशन में अगर केवल लेंथ बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, और घटाएंगे मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और घटाने पे घटेगा, है ना। दूसरा जो है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, यहाँ से हम लोग कट किए तो यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट बनेगा, है ना, उसका एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। स्मॉल ए से हम लोग जनरली लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली कहने का मतलब ये है कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो उसका मोटाई क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो कंडक्टर का मोटाई जो है वो घटेगा। तो अगर एक मोटा तार है, या मान लीजिए कि पानी बह रहा है, तो मोटे पाइप से क्या होगा, आसानी से जो है पानी बह जाएगा, और पतले से जो है वो परेशानी होगी। वैसे ही यहाँ पे अगर कंडक्टर का मोटाई बढ़ेगा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा और करंट आसानी से फ्लो करेगा। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को 1/, करके हम लोग लिखते हैं। आर प्रोपोर्शनल का सिंबल दिए 1/a, तो इसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे एक जगह पे, तो आर जो है वो क्या हुआ, L/a के प्रोपोर्शनल आया। और फिर से अभी हम लोग देखें कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, मतलब R और L/a का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगा। तो वहाँ यहाँ पे हम लोग उस सिंबल को नाम देते हैं रो। ठीक है, तो ये जो सिंबल है रो है, इसको हम लोग रो सिंबल को पढ़ते हैं। P जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो है प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसका SI यूनिट जो है वो ओम मीटर है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, और ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी बनाया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव ये सब पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों एक ही चीज़ है, उसका यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। हम लोग इस रिलेशन से R इक्वल्स रो L/a से अगर चाहें तो हम लोग इसका यूनिट निकाल सकते हैं। रो का वैल्यू आ जाएगा कितना, R इंटू A बाई L। R जो है उसका यूनिट हुआ ओम, A का हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे हो गया कितना, L का मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम मीटर है। ऐसे कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है मटेरियल का। तो एक्चुअल में फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ही है। ठीक है, ये गुण जो है वो नेचर के द्वारा दिया गया है। उसको हम लोग जनरली अगर बोला जाए तो उसमें हम लोग बहुत बदलाव नहीं कर सकते। हालांकि अब तो बहुत सारे टेक्निक आ गया है जिससे हम लोग उसमें भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नेचर के द्वारा जो रेजिस्टेंस वाला, रुकावट डालने वाला जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो उसके मोटाई को, उसकी लंबाई को बदल के आराम से फिजिकली चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग नेचर के द्वारा दिया गया है तो उसको बदल नहीं सकते हैं अगर इस लेवल पे देखा जाए तो। ऐसे हम लोग जानते हैं टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल जाता है, इसलिए कंडक्टर का जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो बदल जाता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बदलने के कारण हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है टेम्परेचर के कारण चेंज होता है। ठीक है,
चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब रेजिस्टिविटी का वैल्यू हम लोग या डिफाइन कैसे करेंगे या उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए हम लोग फोकस करेंगे क्या, R इक्वल्स रो एल बाई ए, है ना। इस रिलेशन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिएगा क्या, अगर L का वैल्यू 1 मीटर हो जाए और ये एरिया है, इसका वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, है ना, तो 1/1 1 आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में R इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं इस चीज़ पे, देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि 1 मीटर लंबा तार ले लीजिए और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो कोई चीज़ जो 1 मीटर लंबा है और उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो वो कैसा शेप होगा, तो वो होगा एक क्यूब का शेप, ठीक है। तो क्यूब का दोनों किनारे साइड, है ना, एक इधर वाला प्लेन और सपोज उस साइड वाला प्लेन, दोनों के बीच अगर हम लोग रेजिस्टेंस मापेंगे किसी मटेरियल का, तो वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, है ना, क्योंकि एल और ए दोनों हो चुका है क्या, 1 हो चुका है, तो उस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वही उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the resistance of a rod of that substance which is 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग है और 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन है ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और लेंथ 1 मीटर होना चाहिए। मतलब क्यूब का जो अपोजिट फेस के बीच जो दिखाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, वही उसका उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी होगा। देखिए जो रेजिस्टिविटी जो है वो उसके लेंथ पे या थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, वो नेचर के द्वारा दिया गया है। ये केवल क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, दोनों पे डिपेंड नहीं करता, केवल ये नेचर है ना, किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे आप लीजिएगा सिल्वर का जो होगा उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, है ना, अगर सेम साइज हम लोग ले तो। रेजिस्टिविटी जो होता है एलॉय का, ठीक है, एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एलॉय का रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है उन मटेरियल से, उन मेटल से, एलॉय मेटल से मिलके बना होता है, तो उन मेटल से जो प्योर मेटल होते हैं जिनसे भी वो बना है उससे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एलॉय का, हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो रेजिस्टर बनाया जाता है वो एलॉय का बनाया जाता है, ठीक है। हम लोग देखिएगा मैंगनीन जो है, कॉन्स्टेंटिन है, ये सब जो है हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं, तो वो सब एलॉय का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हीटिंग एलिमेंट है देखिएगा आपके हीटर का, गीजर का, वो सब एलॉय का ही बना होता है और उसमें हम लोग जानबूझ के ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस के कारण ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जो आके हम लोग इस सीरीज में जो है आगे देखेंगे जूल्स लॉ में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि कॉपर का रेजिस्टिविटी इतना ओम मीटर है, 1.69 × 10⁻18 ओम मीटर, तो हम इसका मतलब है कि अगर हम लोग कॉपर का एक मेटल ले, एक क्यूब ले ले, है ना, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब 1 हो, है ना, तो उसका रेजिस्टेंस अगर दो अपोजिट फेस के बीच मापेंगे तो वो जो आएगा वो 1 मतलब इतना आएगा। आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए मेटल का देखिए रेजिस्टिविटी किस ऑर्डर का है ना, आपको ऑर्डर पे ज़्यादा ध्यान देना है ना, इस जगह पे, है ना, 10⁻⁻8 10 इस सब रेंज में जो रहेगा वो सब क्या है, रेजिस्टिविटी होता है प्योर मेटल का। एलॉय का थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा वैल्यू है ना, यहाँ पे 1.6 है और यहाँ पे 44 है, ये तो दोनों सेम ही है,
थोड़ा सा जो है एलॉय मैग्नीन है, इसका जो रेजिस्टिविटी है क्या है, वो सिल्वर से ज़्यादा है। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, आपको पता होगा। सेमीकंडक्टर का अगर देखें तो इस रेंज में आता है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको चार्ट या मैच टाइप का आपको प्रॉब्लम दिया जा सकता है। इंसुलेटर का जो होता है बहुत ही हाई होता है, 10⁻10 से लेके उस रेंज में, उससे ऊपर रेंज में रहता है। ठीक है, ये देख लीजिए सेमीकंडक्टर और का जो है सिलिकॉन जर्मेनियम का इस रेंज में है ना। एकदम नॉर्मल जो काउंटिंग है 2300 और 0.6 है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा, इतना आपको मतलब एक इंट्रो होना चाहिए कि आप आराम से मैचेस वाला जो प्रॉब्लम है वो बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले प्रॉब्लम को। एकदम बेसिक प्रॉब्लम हम लोग पहले देखेंगे, ताकि इतना बेसिक क्वेश्चन वैसे 10th क्लास में पूछा भी जा सकता है, लेकिन फिर भी बाकी जो अगर आप इससे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनाना चाहते हो तो उस समय आपको बेसिक्स नहीं आएंगे, तो फिर आपसे क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्या है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन रेजिस्टर। तो हमारे पास क्या है, एक बैटरी लगा हुआ, एक सेल लगा हुआ है। एक्चुअल में सेल है 20 वोल्ट का, और हो क्या रहा है, 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है ना। सर्किट तो कंप्लीट है ही, तो करंट फ्लो होना ही होना है। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन V इक्वल्स 20 ओम 20 वोल्ट और R इक्वल्स 10 ओम। सो फ्रॉम ओम्स लॉ, I इक्वल्स V बाई R, तो V20 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे कैंसिल आउट करें, ये आ जाएगा 2 एम्पियर। यूनिट लिखना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है वोल्टेज। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, होता क्या है कि जब आप एक सेल को सप्लाई ऐसे जोड़िएगा तो जितना वोल्टेज यहाँ पे रहेगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर V वोल्टेज है तो एक ही बैटरी अगर जुड़ा हुआ है तो सारा का सारा एम्पियर यहाँ पे हो जाता है ना। जो प्रेशर है इसका टोटल इसी को झेलना है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा है ना, यहाँ पे ओम्स लॉ से क्या आ जाएगा, V इक्वल्स आई आर आएगा है ना। ये एक्चुअल में यहाँ पे हमारा V इक्वल्स आई आर रिलेशन अच्छे से अप्लाई होगा। ठीक है, तो एक लोड में अप्लाई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, R का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम और हमारा I का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 एम्पियर। तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से आई आर, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, R का वैल्यू पूछ रहा है ना। 3 चीज़ है, उसमें से कोई 2 गिवन रहेगा और तीसरा जो है आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ वाली सिचुएशन में हमको R का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास I का वैल्यू दिया हुआ है, I इक्वल्स 2 एम्पियर, और ये जो वोल्टेज है वही यहाँ पे भी होगा, तो V इक्वल्स कितना होगा, 12 वोल्ट। तो R इक्वल्स ओम्स लॉ से फिर से अगर करें तो V बाई
आई, तो V का वैल्यू 12 बाई I का वैल्यू 2 6 आ गया हमारे पास 6 ओम। ये आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर इन द सर्किट। तो मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि हम इस प्रॉब्लम के द्वारा सिर्फ इतना समझना है कि वोल्ट मीटर और एमीटर लगाने से हमारे सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा ना थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अभी आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हो वहाँ पे आपको ये चीज़ लेके चलना है कि एमीटर और वोल्ट मीटर लगाने से हमारे सर्किट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारा सर्किट ऐसा नहीं हो के, अगर हमारा सर्किट केवल ऐसा होता, तो जो करंट और जो वोल्टेज होता वही हमारा अभी भी रहेगा। तो आपको देख के डर नहीं जाना है कि यहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर लगा तो अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, आपकी एमीटर और वोल्ट मीटर के कारण अगर आपको समस्या हो रही है तो आप कहीं और पे इस दोनों के बिना सर्किट को ड्रॉ करें और फिर कैलकुलेशन करके सेम टू सेम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा गिवन क्या गिवन है हमारे पास, R इक्वल्स दिया हुआ है 10 ओम है और हमारे पास V का वैल्यू है 2 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है वही इसको मिल रहा होगा। तो ओम्स लॉ से I इक्वल्स V बाई R, सो हमारे पास 2 डिवाइड बाई 10 है ना, कितना आ गया 0.2 एम्पियर करेंट इसमें फ्लो हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये सब बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वाले दोनों प्रॉब्लम में हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। If 5 milliampere current flows through a 100 ohm resistor, find the potential difference across it. देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। दिया हुआ है आपको एक रेजिस्टर दिया हुआ है, उसमें से करंट फ्लो होता हुआ दिखाया गया है, रेजिस्टेंस का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको इस पे कभी ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे बैटरी नहीं लगा है तो आखिर करंट कैसे फ्लो होगा, है ना। इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर करंट फ्लो हो रहा है, चाहे बैटरी कहीं पे छिपा हुआ है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसके एंड जो है उसके एंड्स पे क्या होगा, करंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, V इक्वल्स IR होगा। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन के समय आपको क्या ध्यान रखना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखिएगा क्या जो गिवन है हमारे पास है I इक्वल्स है 5 मिली एम्पियर। तो जब भी आपको मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दिया रहे करेंट का वैल्यू, तो सबसे पहले आपको उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मिली को हम लोग क्या कहते हैं, मिली जो होता है 10⁻³ के इक्वल होता है। उसे मल्टीप्लाई कर दिए तो मिली सिंबल जो है हट गया, अब एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। और R का वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, 100 ओम है। तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा, V इक्वल्स IR। तो I का वैल्यू 5 × 10⁻³ इंटू 100 मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर और ये 10⁻³ है, तो 5 × 10⁻³ प्लस 2 कितना आ गया, 5 × 10⁻⁻1। इसका मतलब है 5 और 10 जो है वो नीचे चला गया तो आ गया 0.5 वोल्ट। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 50 मेगा वोल्ट्स ना, 50 मेगा वोल्ट्स, मेगा बहुत ही, मेगा m जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁶ के इक्वल होता है ना। 50 मेगा वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस, यहाँ पे 50 मेगा वोल्ट जो है वो अप्लाई
किया गया है इन दोनों के बीच, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 20 किलो ओम। के जो सिंबल है छोटा वाला, ये 10⁻³ को डिनोट करता है। 1000 को हम लोग ना 1K 2K आप जानते होंगे, 1K क्या होता है, 2K क्या होता है, तो K जो है वो 1000 को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग का जो कैलकुलेशन का तरीका होगा वो किस प्रकार होगा वो हम लोग देख लेते हैं। गिवन V इक्वल्स 50 मेगावोल्ट्स। 50 मेगावोल्ट्स का मतलब 50 × 10⁻6 वोल्ट है ना। मेगा किलो ये सब है, तो हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। R का वैल्यू जो है वो है 20 किलो ओम है, तो ये हो जाएगा कितना, 20 × 1000 मतलब 20,000 ओम हो जाएगा। सो I इक्वल्स फ्रॉम ओम्स लॉ V/R। सो V का वैल्यू पुट कर दीजिए 550 × 10⁻6 डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻4। ये हो जाएगा कितना, 25, और यहाँ पे आ जाएगा 25 × 10⁻2, कितना आ गया, 2500 एम्पियर्स। तो इतना करंट जो है उसमें फ्लो होगा। बहुत ही बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक्स है, और इससे एडवांस हम लोग जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसको देखते जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Calculate the value of the resistance of the resistor. क्या हो रहा है, एक 12 वोल्ट का बैटरी है और एक अननोन रेजिस्टर है हमारे पास। ये है हमारा अननोन रेजिस्टर, और मान लीजिए कि 12 वोल्ट का ये बैटरी है हमारे पास। हमने इसको अप्लाई कर दिया ऐसे, और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर। तो बताइए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है ना। करंट का वैल्यू है ये था। ठीक है, तो R का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग कहीं और लिखें। यहाँ पे 2.5 मिली एम्पियर R का वैल्यू हम लोग को निकालना है। R इक्वल्स V/I है ना। तो गिवन है हमारे पास I का वैल्यू दिया हुआ है, I इक्वल्स 2.5 मिली एम्पियर। मिली जो है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, तो हम लोग पहले इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लिए। V का जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट है, तो हमने इसको कर लिया। सो ओम्स फ्रॉम ओम्स लॉ R इक्वल्स V/I। सो V का वैल्यू है 12 डिवाइड बाई 2.5 × 10⁻³ ये ओम आ जाएगा, है कि नहीं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा। 12,000 डिवाइड बाई 2.5, और एक और जीरो बिठा दीजिए इस पे, तो ये हो जाएगा 25। ये आ जाएगा 4800 ओम, या 1000 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो 4.8 किलो ओम है ना। 1000 को हम लोग क्या चीज़ से, के से लिख दिए 1000 निकाल के, तो 4.8 किलो ओम या 4800 ओम जो है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड ए करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम है ना। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लीजिए ये हमारे पास एक अप्लायंस है, और इससे हम लोग को करंट भेजना है, कितना भेजना है, 6 एम्पियर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है।
तो इसके क्रॉस हम लोग को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा, है ना। तो गिवन आई इक्वल्स 6 एम्पियर, आर इक्वल्स 40 ओम, सो V इक्वल्स आई आर। तो आ जाएगा 6 इंटू 40, आ गया कितना 240 वोल्ट्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और आसानी से आप प्रॉब्लम बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने देखा है R इक्वल्स रो एल बाई ए, है ना। ये हमने देखा था R इक्वल्स रो एल बाई ए, और यहाँ पे जो रो है यही हमारा रेजिस्टिविटी है। तो कह रहा है कि कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, है ना। L का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन L इक्वल्स 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। देखिए पहले से ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, कई बार सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया रहता है। सेंटीमीटर अगर स्क्वायर में दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। खैर अगर आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो मीटर स्क्वायर में आपको पहले कन्वर्ट कर लेना होगा और उसके बाद जो है आप फॉर्मूला में पुट करेंगे। जितना भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं सारे के सारे ऐसा यूनिट में ही किए जाते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स। तो आपको रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं सिंस R इक्वल्स रो एल बाई ए, सो रो इक्वल्स व्हाट, ये इधर जाएगा तो R इंटू ए डिवाइड बाई एल, यही आ जाएगा हमारा। R का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम इंटू ए स्क्वायर। आप चाहो तो सिंबल भी पुट कर सकते हो, फाइनली तो ओम मीटर आएगा ही। चलिए एक बार इसमें वैल्यू पुट करके ही बना के देख लेते हैं। इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास L है 2 मीटर। तो देखिएगा क्या मीटर से स्क्वायर से एक मीटर जो है यहाँ पे एक किससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, तो मीटर ऊपर बचेगा और यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचा कितना 1.7 और ये हो जाएगा 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखेंगे अगले क्लास में। पावर ये सब सीरीज़ पैरेलल सर्किट हम लोग पहले देखेंगे और उसके बाद पावर वाले पे उसके अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और उसी के साथ जो है चैप्टर कवर हो जाएगा। और फिर हम लोग जो है सेपरेट एक वीडियो लेक्चर देखेंगे न्यूमेरिकल्स पे।